अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका आज के हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है यूथ फोरम। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत रिशी, आप सबका कर रहा हूं डीडी कशिर के स्टूडियो से इस्तकबाल। नाज़रीन, समाज के तय हर एक इंसान अपने जहन में एक तस्वीर बना लेता है कि इस तरीके से मेरा समाज होना चाहिए, मेरे समाज में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, मेरा समाज खुशहाल होना चाहिए। मैं कहीं पर भी जाऊं, किसी जगह भी जाऊं तो किसी इंसान को कोई नशा करते हुए ना देखूं। लेकिन ये सोचने के बाद एक इंसान के दिलो जहन में कुछ सवालात उभर करके आ जाते हैं कि क्या ये सब मुमकिन है? मेरा समाज नशे की बीमारी से निजात पा सकता है? करप्शन जैसी बीमारी खत्म हो सकती है? ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं? पॉवर्टी कम कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब जब इंसान सोचने बैठता है तो एक जवाब सामने निकल करके आता है, वो यूं है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम से नवाजें। इस सिलसिले में हमने आज के यूथ फोरम का मौजू जो चुना है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में कुछ दोस्तों को मदऊ किया है। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। मेरे लेफ्ट जानिब में बैठी हैं मिस फरहाना फारूक, जिन्होंने हाल ही में अपनी एमएड की डिग्री कंप्लीट की है और इसके अलावा फरहाना फारूक एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। उनके साथ ही में बैठी हैं मिस उम्मी हानी मकबूल, जो कि अपनी बीए की डिग्री हासिल कर रही हैं। उनके साथ ही में बैठे हैं मोहम्मद असलम खान, जिन्होंने अपनी पीजी की डिग्री कंप्लीट की है। आप सब दोस्तों का प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया। जैसे कि फरहाना, मैंने प्रोग्राम में शामिल किया कि हमारा जो आज का मौजू है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में जब सोचते हैं तो एक इमेज जैसी दिमाग में बन जाती है कि बिल्कुल बच्चों के बारे में बात करनी है। अगर हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को समझना हो और एक आम आदमी को समझाना हो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक्चुअली में है क्या, तो किस तरीके से हम समझा सकते हैं? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को डिस्कस करने से पहले मैं अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, जो डेवलपमेंट स्टेज है उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगी कि ये स्टेज इंसान की ज़िंदगी में कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जो डेवलपमेंट स्टेज में जो पहली इन्फेंसी स्टेज आ जाती है उसके बाद ही चाइल्डहुड स्टेज आ जाती है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 6 years वी कंसिडर 2 to 6 years तक हम कंसिडर करते हैं अर्ली चाइल्डहुड है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो है ये एक, मैं मानती हूँ कि एक ट्रांजिशन है। जो एक बच्चा अभी तक टोटली इंटरडिपेंडेंट होता है, अब वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब चाहे उसकी डेवलपमेंट पे जो आती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो उसका आता है, चाहे उसकी फिजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, हर एक डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना है। बच्चे की हर एक डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना है। जो बच्चा होता है वो अभी तक, जो जैसे कि मैंने अभी भी बोला, वो इंटरडिपेंडेंट होता है, अब वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा होता है। अभी तक बच्चे में वो लैंग्वेज स्किल डेवलप नहीं हुआ होता है, अब वो कम्युनिकेशन स्किल उसमें डेवलप कर रही है हमें। और बच्चा जो है एक हिसाब से वो एक्सपोज कर रहा होता है अपनी सराउंडिंग्स को। अब उसकी सराउंडिंग्स उसके ऊपर एक्सपोज हो रही होती है और उसको उन सराउंडिंग्स में अपने आप को एडजस्ट करना होता है। कैसे मैं एडजस्ट करूं? और सोशल इम्पोर्टेंस की बात आ जाती है तो बच्चे को, मतलब वो एक्ट्स एंड एक्टिविटीज करता है जिससे उसको लगता है नो, सोशली आई एम इम्पोर्टेंट, मेरी भी सोशली इम्पोर्टेंस है। और इस स्टेज में क्या है, फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूँगी कि ये स्टेज है, ये स्टेज में हम बच्चे को मेन स्ट्रीम एजुकेशन जाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, चाहे उसका मैं प्राइमरी एजुकेशन आए, सेकेंडरी एजुकेशन आए, हायर एजुकेशन आए, उसकी फाउंडेशन प्री प्राइमरी एजुकेशन है। एक बच्चे को तैयार करने के लिए हाँ, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जाने के लिए, फॉर्मल लर्निंग सिखाने के लिए बच्चे को हम उसको इस स्टेज में तैयार करते हैं। अभी हम उसको उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम उसको ये या तो हम प्री स्कूल में ये एजुकेशन उसको प्रोवाइड करते हैं या हमारे पास प्ले स्कूल्स होते हैं, उनमें हम करते हैं। जब भी हम 0 to 6 years की बात करें एज ग्रुप का, उनको एजुकेट करना, उनको पहले हमें समझाना है नहीं आपको स्कूल जाना है तो अब उनको हमें ये एजुकेशन बहुत जरूरी है, जैसे आंगनवाड़ी होती है बाकी। आपसे फिर बात होगी। उम्मी हानी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से लेकर के बहुत सी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप हमें बता सकते हैं वो क्या है, वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? देखिए, जहां तक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक है, द अल्टीमेट एम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज
there should be the harmonious development of a child, whether it is physical, mental, social, emotional. बच्चे को इस तरह से हमें ट्रेन करना है, इस तरह से बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. मैंने आपको पहले बोला, चाहे वो सोशल हो, मॉरल हो, इमोशनल हो, कल्चरल हो. एंड सेकंड हमारा इसी तरह से और एक ऑब्जेक्टिव आता है इसमें, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प. दैट इज वी हैव ट्रेन अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू, मतलब उसको हमें ऐसे ट्रेन करना है वो किसी पे बर्डन ना बने, वो डिपेंडेंट ना बने, वो स्ट्रांग होना चाहिए. लाइक हम देखते हैं 0 to 6 years मतलब एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जानते हैं. तो इस टाइम पीरियड के दौरान जब ये बच्चा क्रॉस करता है, आफ्टर दैट इस बच्चे को फिर भी नहीं पता होता है हाउ टू टाई अप द शू लेसेस. सो हमें बच्चे को इस तरह से ट्रेन करना है, उसको मतलब हर एक चीज़ आनी चाहिए. या हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे कि एक बच्चा होता है उसको टॉयलेट मैनर्स पता नहीं होते हैं. तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन्हीं चीज़ों पे जोर देता है कि एक बच्चे को मतलब ठीक तरह से हम ट्रेन करें, जो मतलब एनवायरनमेंट उसको डिमांड कर रहा है वो उनको फुलफिल कर सके. इसी तरह से हमारा और एक ऑब्जेक्टिव इसमें आता है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर. साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिएटिविटी को हम डेवलप करें. वो कैसे, अगर आपके सामने एक बच्चा है, वो आपके सामने कोई चीज तोड़ रहा है, लेट हिम और हर, उसको करने दो वो जो कर रहा है. साथ ही साथ आप उसमें एक और एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, इट इज कि अगर आप ये चीज तोड़ रहे हैं आप इसको जोड़ भी सकते हैं. राइट, उसमें एक क्रिएटिविटी का कंसेप्ट एंड इसका और एक भी एम है और एक भी ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द हम उसको अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें कि उसका हेल्थ एंड हाइजीन का वो ख्याल रहे. तो आपसे मोहम्मद असलम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हेल्थ एंड हाइजीन की बात आ गई, सो सरकार भी कुछ कोशिशें कर रही हैं, जैसे कि मतलब हम मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुई थी. तो एक बच्चे को कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए कि उसका हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रहे एंड उसका जो हाइजीन है वो अच्छा रहे, आप इस पर रोशनी डालें. सबसे पहले मेरे तरफ से नाज़रीन को मेरी तरफ से प्यार और खुलूस वाला सलाम. उसके बाद मैं दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का शुक्रगुजार करता हूं जिनने हमें मदऊ किया यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर से. अगर हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें बच्चे की नरिशिंग होती है, जैसे कि 0 to 3 years तक वहाँ पे आंगनवाड़ी में जैसे बच्चे जाते हैं वहाँ पे वो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट, ओपन एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे वो सीखता है कुछ, जैसे एक इमेज बनते हैं, बात कर सकते हैं, हाउ टू टीच, या उसको कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं वहाँ पे, और उसके साथ साथ हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखता है वहाँ पे, और उसके साथ साथ उसको न्यूट्रिशन फूड भी मिलता है उसके साथ साथ. और ये इसके लिए है क्योंकि ओके, दैट मीन्स ये बहुत ज़रूरी बनता है हमारे लिए कि हम एक बच्चे को अच्छी न्यूट्रिशन दे ताकि उसका हेल्थ जो है वो ठीक रहे. फरहाना, डू यू थिंक कि ये बहुत ज़रूरी, जो कि मिड डे मील स्कीम हमारी चल रही थी और कुछ स्कूल्स में अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वेदर दे आर फार फ्लंग स्कूल्स, तो वहाँ पर इस मिड डे मील जैसी स्कीम को लॉन्च करने के लिए व्हाट डू यू लाइक टू से कि एक सरकार की जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश क्या होनी चाहिए? देखिए, जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए मिड डे मील स्कीम का हमने ये कर दिया कि बच्चे को फ्री कंपलसरी एजुकेशन मिले, जो हर एक पेरेंट जो है वो मतलब रेडी हो जाए बच्चे को, मतलब रोके नहीं स्कूल जाने से. मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन की बात जब हम करते हैं, जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन में हमारे वो वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन का हो जाता था, उसको कम करने के लिए मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई कि बच्चों जो पेरेंट्स है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, अब पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को वहाँ पे MDM भी मिल रहा है. ठीक है, तो उससे जो पेरेंट्स हैं वो हो रहे हैं कि वो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए रेडी हो रहे हैं. चलिए ठीक है, इसमें है कि एनरोलमेंट रेट बढ़ाने के लिए, हाँ ठीक, एनरोलमेंट रेट बढ़ाने के लिए MDM एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो अभी मतलब किसी जगह पे अभी वो नहीं मिल रहा है. ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने कि हम MDM को इंट्रोड्यूस करें ताकि जो हमारे बच्चे हैं एक एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, और जो ये हमारा गोल है ऑफ अटेन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, उसको अचीव करने के लिए MDM इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये जरूरी भी है. इसके साथ ही में ICDS का भी रोल रहता है बहुत इसमें. तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करें, ICDS बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. उम्मीहानी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में ICDS का जो रोल है वो क्या है?
देखिए, पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, it was launched by Government of India in 1975. It was 2nd October. So एक बहुत एक बड़ा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है. तो इनका अल्टीमेट एम यही रहता है कि टू रिड्यूस कर सके मॉर्टिलिटी रेट को, मॉर्बिडिटी को ये रिड्यूस कर सके, जो सोशल ड्रॉप आउट्स है उनको ये रिड्यूस कर सके. एंड इनका और एक चीज रहता है जो मतलब मेन चीज है इसमें, दैट इज ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स मतलब करते हैं, हेल्थ केयर चेकअप्स कराते हैं, एंड अदर रेफरल सर्विसेज में आती है हमें. सो ICDS का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है. लेकिन असलम साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने एमोजन ऑब्जेक्टिव्स इसके डिस्कस किए, इन्होंने ICDS डिस्कस किया, लेकिन हमें ये भी देखना है कि एक पुअर फैमिली है, उस पुअर फैमिली को इस दायरे में लाना है, उसको ICDS मिलना चाहिए. आपको लग रहा है एक बच्चे पे पुअरिटी का भी कोई असर होता है, सोशो इकोनॉमिक कोई असर होता है एक बच्चे पे? आप रोशनी डालिए इस पे कि कैसे वो असर होता है. असल में एक बच्चे के अगर उसको हम ग्रूम करेंगे अच्छे से, उसको प्रॉपर फैसिलिटीज देंगे, तब जाके वो बच्चा अच्छा बन करके आ जाएगा, हमारा समाज अच्छा बनेगा, वो हेल्दी रहेगा. डू यू थिंक कि पुअरिटी का जो असर है वो एक बच्चे पे रहता है? एग्जैक्ट, बिल्कुल. पुअरिटी का जो ये है इम्पैक्ट इस पे पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज़ में जो पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि रिगार्डिंग लिटरेसी या पढ़ाई की ओर, क्योंकि वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो पढ़ाई नहीं मतलब कंटिन्यू करते, क्योंकि वो बहुत पुअर होते हैं. इसलिए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है, उनको 6 से लेकर 14 तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, क्योंकि आर्टिकल 21 में आता है इसमें, जो 2009 में ये इंडिया ने, ताकि सारे जो बच्चे हैं वो एक तो फ्री, एक तो ये पुअर्टी ख़त्म होगी इससे, और दूसरे सब तक तालीम फराहम होगी. जैसे कि पुअर्टी की बात आ रही है फरहाना, सो पुअर्टी में हम सिर्फ इतना नहीं कह सकते हैं कि कोई इकोनॉमिकली पुअर हैं. बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेस है पुअर्टी के, लाइक हमारे कहीं पर क्लासरूम्स पुअर होते हैं, दे लेक फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर. डू यू थिंक कि स्मार्ट क्लासरूम का जो कंसेप्ट है वो एक बच्चे को निखारने के लिए बहुत अच्छा स्टेप साबित हो सकता है? स्मार्ट क्लासरूम का जो कंसेप्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है ना, बच्चे को पढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पैक्ट होता है. मतलब बच्चे क्या सीखेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर डायरेक्टली उसका इफेक्ट होता ही है. बच्चा जब कंफर्टेबली होगा तो वो उसका 100% कंसंट्रेशन जाएगा जो चीज़ उसको सिखाई जाएगी, एज कम्पेयर टू अगर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब वो इंटरवीनिंग फैक्टर्स बन जाते हैं जो रुकावट ही करते हैं बच्चे को सीखने से कुछ. हाँ, स्मार्ट क्लासरूम्स का जहाँ तक ताल्लुक है, स्मार्ट क्लासरूम तो नीड ऑफ एन आवर है, क्योंकि आज हम देखते हैं हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं. वी आर नॉट एट क्या वो फॉर्मल जो क्लासरूम, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हमारे पास होते थे, हम उनमें पढ़ते थे. स्मार्ट क्लासरूम नीड ऑफ एन आवर है इन दिस डिजिटल एरा जिसमें हम इस टाइम रहते हैं. इससे स्मार्ट क्लासरूम्स या हमने अब ये कंसेप्ट लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया कि बच्चे को ऐसे नहीं बोलना है ये वो करना है, बच्चे को हमें उसमें करवाना है, पार्टिसिपेट कर आके बच्चा सीखता है. जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट मेथड है इसमें. मतलब बच्चे को जब हम लाएंगे कि आपको ऐसे करना है, जब वो खुद ही एक्सपीरियंस करेगा इसका, ये वो लॉन्ग लास्ट चलता है, वो जिंदगी भर बच्चे के साथ ही रहता है, एज कम्पेयर टू जब हम उसको बोलेंगे, इसे थेरेटिकली बोलेंगे ऐसे होता है वो होता है. जब बच्चा खुद देखेगा वो सीखता है उससे लर्निंग बाय डूइंग. या वो प्ले वे एक्टिविटी मेथड का है जो ECC में इसका बहुत मतलब जो ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है ना, प्ले वे एक्टिविटीज का इसमें बहुत ही मतलब अहम रोल है. हमें बच्चे को प्ले वे तरीके से, बच्चे को नहीं अभी से लगना चाहिए, क्योंकि ये होता है ना फिर बेस फॉर द फॉर्मल एजुकेशन के लिए ये बेस होती है. बच्चे को पहले से ही नहीं लगना चाहिए कि सॉर्ट ऑफ मुझ पे बर्डन है, मुझे वो करना है ये करना है.
बाय प्ले वे एक्टिविटीज़ हमें बच्चे को इसमें मतलब चाहे इन्होंने बोला कि चाहे वो पर्सनल सेल्फ कंसेप्ट की ट्रेनिंग हो या डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स अगर होंगे वो डेवलप करने हैं, अच्छे अच्छे से प्ले वे एक्टिविटीज से बच्चे को हमें सिखानी है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। सो आपने बोला प्ले वे मेथड एंड आपने बोला कि हमारे पास एक इसमें से हम निकाल करके निचोड़ लाते हैं कि अगर प्ले वे मेथड है दैट मीन्स एक प्रॉपर टीचर स्टूडेंट रेशो होना चाहिए। सो एक प्रॉपर टीचर स्टूडेंट रेशो उम्मी हानी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारी सरकार इसके एबल है कि वो हर एक स्कूल में प्रॉपर स्टूडेंट टीचर जो रेशो है वो रख सकती है? प्रॉपर क्लास में जो स्टूडेंट्स का जो रेशो है और टीचर का जो रेशो है वो प्रॉपरली वो मैनेज कर रहे हैं? वी थिंक लाइक दैट जो एक टीचर है इसका पर्सनल अटेंशन हर एक स्टूडेंट पे जाए। ऐसा नहीं हो कि हमारे क्लासरूम्स बहुत ज़्यादा मतलब रोल ज़्यादा हो, मतलब आधे स्टूडेंट्स को नेगलेक्ट किया जाए, उनकी तरफ पर्सनल अटेंशन ना दिया जाए, तब जाके हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यही स्टूडेंट्स कल को हमारे सामने फेलियर्स बन के आते हैं। हमें ना एक काम करना चाहिए इस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को लेके, हमें टीचर को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए, टीचर को मतलब ये हमें मतलब पहले सिखाना चाहिए यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। एंड हाँ, टीचर को सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, उसको पर्सनल अटेंशन देना है एक स्टूडेंट की तरफ कि स्टूडेंट मुझे मतलब किन चीज़ों की डिमांड कर रहा है, मैं उसको अकॉर्डिंग टू हिज और हर पोटेंशियलिटीज कैपेबिलिटीज मैं उसको डेवलप कर सकता हूँ। हम ये भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमें साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स जो बच्चे की होती है ना, उस हिसाब से हमें उसको इस स्टेज पे एजुकेट करना है। बिल्कुल, जैसे कि इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए अच्छी, सोशल जो डेवलपमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। एक बच्चा बिल्कुल तैयार होना चाहिए, वो एक अर्ली एज में ही होना चाहिए ताकि वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयार हो जाए। तो फरहाना बहुत से मेथड्स ऑफ एजुकेशन है हमारे पास, हम बहुत से मेथड्स यूज कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन साथ ही में हमें बच्चे को समझना भी है कि ये बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है, इसको हम इस बच्चे को कैसे समझ सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन मेथड आता है या केस स्टडी मेथड आता है, तो हमें समझा है कि एक बच्चे को हम अच्छे से किस तरीके से समझ सकते हैं? मेरे हिसाब से बच्चे का जो ये है ना ऑब्जर्वेशन मेथड बेस्ट है बच्चे का, मतलब देखने के लिए बच्चे का क्या बिहेवियर है, किस हिसाब से ये कर रहा है, क्या कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहा है। जब बच्चे जैसे कि इन्होंने बोला ना कि प्रॉपर रेशियो होना चाहिए, जब वो होगा ना टीचर की नजर हर एक स्टूडेंट पे अच्छे से रहेगी। ऑब्जर्व, क्योंकि ये एक छोटा बच्चा होता है, ये वहां से हमें नहीं बोल सकता हमें मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, हमें यही से इसको ऑब्जर्व करके हमें इसको समझना है। मैं बोल रही हूँ ना टीचर जो है वो सोशियोलॉजिकली साइकोलॉजिकली मतलब ट्रेंड होना चाहिए इन बच्चों को। जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का वहाँ पे मैं बोलूँगी, जो टीचर है वो उसमें उसने एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंसेप्ट उसमें होना चाहिए कि इस बच्चे के साथ मतलब कैसे मैं डील करूँगी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब क्योंकि ये बच्चा मैं बोल रही हूँ ये उस एज में होता है, ये नहीं बोल सकता है मुझ में क्या प्रॉब्लम है क्या है अगर किसी जगह नहीं सीख रहा है, बट टीचर को खुद ही समझना चाहिए कि क्या है। ऑब्जर्वेशन मेथड इसके लिए मतलब बेस्ट है जो बच्चे को ये करेंगे। मेथड से जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे केस स्टडी मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, बच्चे को समझने के लिए। ऑब्जर्वेशन के बाद आता है फिर केस स्टडी, जहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा, देन वी यूज द केस स्टडी मेथड। सो इन मेथड्स को यूज करके हम एक बच्चे में क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के सवाल आता है कि जब क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करना हो तो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इस बात पे बहुत जोर दिया गया। सो असलम साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर रही है? बिल्कुल एग्जैक्ट, जो नई पॉलिसी आएगी 29 जुलाई 2020 में, तो इसके मुताबिक उस पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। पहले तो जो इसका रेशो है 2035 तक इसका वो बढ़ाना चाहिए 50% एटलीस्ट, और उसके बाद जो एनरोलमेंट है इसका जो रेशो वो भी बढ़ाना, क्योंकि इसका जो तीसरा ये है जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में कुछ क्लासेस में बस कुछ एग्जाम्स भी देने हैं, लाइक लोअर क्लासेस की बात करें उसमें बस कुछ एग्जाम ताकि बच्चा रिलैक्स फील करे, पढ़ना बर्डन ना लगे उसको, उस तरीके से उनको तैयार किया जाता है। फोकस किया गया है इसको जो 0 to 5 इयर्स तक मदर टंग पे, क्योंकि मदर टंग बहुत जरूरी है। उम्मी हानी मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या सरकार कुछ कोशिशें कर रही है जो कि हमारे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेट करने की? क्या हमारे स्कूल्स में प्रॉपर ऐसी फैसिलिटीज हैं जिनको यूज करके
کے ہم ان بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس اسپیشلی ٹرینڈ ٹیچرس ہیں جو ان بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے ہیئر آئی وڈ لائک ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں کوٹ ہیلن کیلر. یہ میں ریسنٹلی ایک چیپٹر پڑھ رہی تھی انگلش میں کہ شی واز فرسٹ ڈسیبلڈ پرسن کہ ان کو آئی سائٹ نہیں تھی بٹ پھر بھی شی از فرسٹ مطلب گریجویٹ. ان کے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں تھی تو پھر بھی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی. تو اب ہمارا رول کیا رہتا ہے سوسائٹی میں, ایک ٹیچر کا رول کیا رہتا ہے کہ جو یہ اسپیشلی ایبلڈ پرسن ہے ان کو اکارڈنگ ٹو دیئر پوٹینشیلٹیز جو ان میں کیپیسٹیز ہیں ان کو ٹرین کیا جائے. بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو مطلب کچھ خوبیاں دی ہے, کوالٹیز دی ہے, تو ہمارا مطلب یہی کوشش رہنا چاہیے اس میں کہ ہم ان کو نکھاریں. اب گورنمنٹ کا رول کیا رہنا چاہیے اس میں؟ دیکھیے ٹاؤنز میں ہم دیکھتے ہیں یوزلی ہمارے پاس وہ سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ اسپیشلی ایبلڈ پرسنس کو ٹرین کیا جاتا ہے, ان میں ایجوکیشن دیا جاتا ہے. بٹ یہاں پہ ایک نیا چیز ہے دیٹ از جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہے, فار فلنگ ایریاز میں, وہاں پہ ابھی یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو می, جہاں تک میری مطلب اوپینین ہے, میں سجیسٹ کرنا چاہوں گی ہر ایک ریموٹ ایریا میں ایسا ہونا چاہیے. جو اسپیشلی ایبلڈ پرسنز ہیں ان کو ویل چیئرس پرووائڈ کرنی چاہیے, ریکس پرووائڈ کرنے چاہیے, ان کے لیے اسپیشل پروفیشنل ٹیچرز رکھنے چاہیے, ایکسپرٹ جو ان کو ٹرین کر سکے تاکہ یہ تعلیم سے محروم نہ رہ سکے. ہم یہاں پر سمجھ سکتے ہیں جب ہم سوسائٹی کو اچھے سے پڑھتے ہیں تب جا کے ہمارے ذہن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ نہیں ان لوگوں کو بھی ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی ہمیں وہاں سے کچھ دے سکتے ہیں. تو سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا کیا نیڈز ہیں ہماری, isn't that ایجوکیشن سسٹم میں کیا کیا نیڈز ہیں. جب ہم سوسائٹی میں جائیں گے, جب ہم وہاں جا کر کے کچھ لوپ ہول ہے, اس لوپ ہول کو ہمیں ہٹانا ہے. تو ایجوکیشنل سوشالوجی کا ایک اہم رول رہتا ہے اس میں. تو فرحانہ, ایجوکیشنل سوشالوجی کے مد نظر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک سوسائٹی میں جو سوسائٹی ہمیں سکھا رہی ہے اور ایجوکیشن جو ہمارا سسٹم ہے کیا وہ اسے جسٹس کر پا رہا ہے جو کہ سوسائٹی کی نیڈ ہے؟ کیا ایجوکیشن سسٹم وہ ساری جو نیڈ ہے وہ فلفل کر پا رہا ہے؟ دیکھو جو ایجوکیشن اینڈ سوسائٹی ہے نا, آئی کین سی دے آر انسیپریبل پارٹس ایک دوسرے سے. مطلب جتنا ایجوکیشن ضروری ہے, ایجوکیشن جو ہے وہ ایز پر دا نیڈس آف اے سوسائٹی ہم فریم کرتے ہیں. مطلب ہماری سوسائٹی میں کیا نیڈس ہیں, ان کو ہماری سوسائٹی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, اس حساب سے ہم ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کرتے ہیں, اپنا ایجوکیشن سسٹم فریم کرتے ہیں. جو جہاں تک رہی بات مطلب ہر ایک مطلب یہاں یہ ارلی چائلڈہڈ کی جب ہم بات کریں گے کہ مطلب وہاں پہ بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ مطلب جو یہ اس ٹائم ہمارے چھوٹے بچے ہیں, میں نے آپ کو بولا جیسے 0 to 6 یا 2 to 6 اس ایج گروپ میں جو بچے آتے ہیں, یہی کل کے مطلب سوشل امپورٹنس ان کی کل کو بننے والی ہے, یہی تو ریسپانسبل سٹیزنز بننے جا رہے ہیں کل کو. جو ہمارا ایجوکیشنل لیڈر جو ہماری ہے اس کی بیس تو ہے یہی پری پرائمری ایجوکیشن ہی ان کی. تو ہمیں اس پہ کیا دینا ہے, ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے کہ نہیں جو ان میں ہمیں وہ کوالٹیز انٹروڈیوس کرنی ہے جو ہم ریسپانسبل سٹیزنز میں رکھتے ہیں نا, کہ اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, اس کی کیا ڈیوٹیز ہے, ان کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہمیں ان بچوں کو مطلب ٹرین کرنا ہے. جو یہ ہے, میں نہیں بولوں گی اب اس سٹیج پہ ہم بچے کو اب وہ والی کوالٹی دیں گے جو ایک ایڈلٹ کو ضرورت ہے, نہیں, بٹ کنسپٹ شوڈ بی دیئر. مطلب جیسے ایک چھوٹا سا کنسپٹ ہے, کوآپریشن کا کنسپٹ ہے, وہ تو بچے میں ہم بچپن میں ہی نا ارلی چائلڈہڈ میں ہی انکلکیٹ کر سکتے ہیں نا, تو جو آگے جا کے اس کو لگ سکتا ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس چائلڈ وہ اگر ان کو آئسولیشن میں دیں گے نا, نہیں آپ یہ کھیلو وہ کھیلو, نو, دے پریفر دا گروپ گیمز جہاں پہ ان میں یہی کوآپریشن, بردرہڈ یا جو یونٹی کا ان میں کنسپٹ اس میں آ جاتا ہے, جو کہ سوسائٹی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. یہ کوالٹیز جو ہے یہ سوسائٹی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور ایک بات ہے کہ جو
बच्चे वहाँ इस स्टेज में और जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे अगर हम ऐसे ध्यान देंगे मतलब बच्चे को कैसे करना है, ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट हो सकता है एक कंट्री के लिए, जो हमें फिर लास्ट में हम जो वो फिर रेमेडियल मेजर्स पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट जाता है ना, अगर हम इसी टाइम इस पे ध्यान देंगे ना, वो हम मतलब इस हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव भी बनेगा। एक तो हमें बचपन में उतना ये उस स्टेज पे उतना ये भी कॉस्ट भी नहीं लगेगा, और जो फिर हम रेमेडियल प्रोग्राम्स पे हमारा बहुत सारा खर्चा आ जाता है उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं, या जो हमारा HRD है उसको प्रमोट करने के लिए ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, या यही सोशल सोसाइटी में हम रहते हैं सोशल कोहिशन जो एक कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करने के लिए भी ये मतलब अच्छा इसका अब अच्छा हम मतलब सरकार की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, उनकी भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसमें, लेकिन एक माँ बाप की भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक माँ ही बच्चे का पहला दरसगाह होता है, पहला स्कूल होता है। सो उम्मी हानी, एक माँ का क्या रोल रहता है एक बच्चे की जिंदगी संवारने में? देखिए, जहाँ तक मदर का सवाल है, माँ को कहा ही जाता है कि ये बच्चे की पहली दरसगाह होती है। मदर का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि मतलब वो अपने चाइल्ड की बहुत ही अच्छी तरह से तरबियत करे, बहुत ही अच्छी तरह से केयर करे, मतलब जो जो इस बच्चे को ज़रूरत है मतलब ये मतलब वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करे, एक अच्छी तालीम दे, एक मतलब समाज में एक ये अच्छा मतलब कल को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। दैट मीन्स कि हम सबको मिल करके, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारी सरकार है, आम इंसान है, एक माँ बाप, हम सबको मिलना है और एक बच्चे को अच्छी शक्ल देनी है ताकि हमारा जो समाज है वो अच्छा उभर करके आ जाए। तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना हम और भी बात कर लेते। आप सब दोस्तों का शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नई एक नशस्त में कोशिश करेंगे कि आप तक और कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।